बकरी वाला भूत बचपन की बात है। एक दिन दादाजी रामलाल घर की बूढ़ी बकरी को काटने वाले थे। तभी छोटे चाचा विक्रमजान की परवाह किए बिना बकरी के आगे खड़े हो गए। दादाजी गुस्से से आग बबूला हो गए। बेशर्म कहीं के, तेरी वो हरकतें अब पूरे गांव में फैल चुकी हैं, फिर भी शर्म नहीं आती? हट जा रास्ते से। जो मर्जी होकर लो, पर इस बकरी को मत मारो। तूने मेरी नाक कटवाने में कोई कसर छोड़ी है क्या? दादी शांति देवी बीच बचाव करते हुए बोली। रहने दो, जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो इसकी शादी करवा देंगे। पैसे कहां से आएंगे घर में? नहीं तो इस बकरी को बेच देते हैं, गांव के सिरे वाली विधवा से शादी करवा दो। इस जानवर के चक्कर में फंसने से तो अच्छा है। रात हो गई। मैं एक चीख सुनकर जाग गया। दादाजी डंडा उठाकर बाहर जाने ही वाले थे कि दादी ने रोक लिया। रात भर की उठापटक के बाद आखिरकार सब शांत हो गया। कुछ समय बाद बकरी का पेट फूलने लगा। वह गर्भवती थी। मैं जब भी उसे चारा देने जाता, मुझे लगता जैसे वह मुझे बड़ी डरावनी नजरों से घूर रही है। डर के मारे मैं दौड़कर दादी के पास चला गया। दादी, बकरी मुझे घूर रही है, लगता है वो मुझे खा जाएगी। क्या कह रहा है मुन्नू? ये कब से तुझे घूर रही है? जब से वो गर्भवती हुई है तभी से। चारा दूं या पास से गुजरूं, वो हमेशा मुझे घूरती रहती है। दादी को शक हुआ और उन्होंने दादाजी को बुलाया। बात सुनकर दादाजी भी चिंतित हो गए। ये बकरी तो कोई साया सी लगती है, हो सकता है इसमें कोई शक्ति आ गई हो। अब से तू इससे दूर रहना, समझा? मुझे लगता है यह बकरी जल्दी ही बच्चा देने वाली है। तुम अभी शहर जाकर कसाई बुधन काका को बुला लाओ, बच्चा होते ही इसे बेच देंगे। बात खत्म होते ही बकरी ने जोर की चीख मारी और एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसका चेहरा इंसान जैसा था। सब डर के मारे कांप उठे। भगवान, ये किस तरह का जीव है? रामलाल, मुन्नू पर नजर रखना, मैं अभी बुधन को बुला लाता हूं और इस बकरी को काट डालता हूं। तभी छोटे चाचा विक्रम घर लौटे। शोर सुनकर पूछा, क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों है? यह बकरी बच्चा दे चुकी है, बहुत दिन हो गए मांस खाए, आज तो बकरे का गोश्त बनेगा। तू इतना लालची क्यों बना हुआ है? डर नहीं लगता कि यह चीज तेरी जान ले लेगी? मुझे मत डरा, आज तो यह गोश्त मैं खाकर ही रहूंगा। विक्रम ने बच्चे को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। अभी तक मिमियाता बच्चा एकदम शांत हो गया। दादी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तूने मां के सामने ही उसके बच्चे को मार डाला, इसका बदला जरूर मिलेगा। कैसा बदला? एक जानवर ही तो है, आसमान थोड़े ही टूट पड़ेगा। यह कहकर विक्रम मरे हुए बच्चे को लेकर रसोई की ओर चल दिए। दादी बेबस सी खड़ी रह गईं। मैं उन्हें दिलासा देने ही वाला था कि मुझे बकरी एक अजीब डरावनी मुस्कान के साथ मुझे देखती दिखी। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। मुन्नू, क्या हुआ? दादी देखो, बकरी मुस्कुरा रही है। दादी दौड़कर बाड़े के पास गईं, पर तब तक बकरी वापस अपने सामान्य रूप में आ चुकी थी। अभी अभी मैंने साफ देखा था कि वह मुस्कुरा रही थी। इसे तो नकली रूप बनाना भी आ गया है। जरूर इसमें कोई शक्ति आ गई है। चल अंदर चलते हैं। मुन्नू, बाद में अगर तेरे चाचा मांस खाने को दें तो भूलकर भी मत खाना, समझा? समझ गया दादी। अगले दिन दादाजी कसाई बुधन काका को साथ लेकर घर लौटे। बुधन भाई, मैं आ गया, सब ठीक तो है? सब ठीक है, बस विक्रम ने मुंह मारकर बच्चे को खा लिया। तुझे इतनी जल्दी क्या थी? मैंने कहा था बच्चे को पालना है, मेरी बात हवा में उड़ा दी। जो हो गया सो हो गया। अब शाम को मां बकरी को बेच देंगे और बाकी बकरियों को भी शहर ले जाकर बेच आना। क्या तुम मेरी बकरी क्यों बेच रहे हो? ये तो मैंने पाली है। अब जुबान चलाएगा? बकरी नहीं बिकेगी तो तेरी शादी कैसे होगी? चुपचाप एक कोने में बैठ जा। बुधन भाई, यही है हमारी बकरी, देखो ऊन कितनी सुंदर है, अच्छे दाम मिलेंगे। वाकई 10 साल से ऐसी सुंदर खाल नहीं देखी। ये बकरी मैं ले जा रहा हूं, कीमत वही जो कल तय हुई थी। पर एक बात बताऊं, गर्भवती होने के बाद से यह बकरी लगातार मेरे पोते को घूरती रहती है। मुझे डर है कि इसमें कोई अलौकिक शक्ति आ गई है, रास्ते में सावधान रहना। क्या यह बकरी शक्तिशाली हो गई? कल इसने इंसानी चेहरे वाला बच्चा दिया और वो विक्रम ने मार डाला और पकाकर खा लिया, तो यह तो बहुत बुरी बात है। हमें अंधेरा होने से पहले ही इसे शहर ले जाकर काटना होगा, वरना आज रात पूरे परिवार पर खतरा आ सकता है। क्या सच में यह जानवर शक्ति पा गया है? बिल्कुल सच। जल्दी करो, अंधेरा होने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रामलाल, अभी दिन बचा है, तुम बुधन के साथ बकरी को शहर ले जाओ। रास्ते में कुछ हो भी जाए तो एक दूसरे का साथ रहेगा। ठीक है, तुम घर पर मुन्नू का ध्यान रखना, भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। दादाजी और बुधन काका बकरी को गाड़ी में बांधकर शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में बकरी ने एक काला धुआं छोड़ा जिससे सब बेहोश हो गए। न जाने कितनी देर बाद अचानक बर्फ पड़ने लगी और कड़ाके की ठंड से दादाजी की आंख खुली। इधर उधर देखा तो गाड़ी पर बंधी बकरी गायब थी। बुधन उठो, बकरी भाग गई। हे भगवान, हम इस घाटी में कैसे आ गए? वह जानवर भाग गया। लगता है यह बर्फ और हमारा बेहोश होना सब उसी की करतूत है। चलो वापस चलें। बुधन काका सोच में पड़ गए और मना कर दिया, नहीं, अभी लौटना ठीक नहीं। अगर वह बकरी अपनी पूरी शक्ति पा गई तो पूरे गांव की जान को खतरा है। पहले उसे ढूंढकर खत्म करना जरूरी है। पर हमारे पास हथियार भी नहीं है और यहाँ की ठंड में तो हम खुद ही जम जाएंगे। ठीक है, गांव लौटकर कोई और तरकीब सोचते हैं। गाड़ी में बैठे बाकी लोग भी होश में आ गए। वीरू, चंदन और मंगल। दादाजी ने सबको बकरी की शक्ति की बात बताई। सुनकर सबके चेहरे पर डर छा गया। चाचा, वो राक्षस सच में हमें ढूंढते हुए आएगा क्या? बुधन काका ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, डरो मत, बर्फ ने अभी रास्ता पूरी तरह नहीं रोका। आगे 10 मिनट चलते ही एक गुफा मिलेगी। वह चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हम सब मिलकर उसका सामना कर लेंगे। वीरू हंसते हुए बोला, बुधन काका ठीक कह रहे हैं, एक जानवर से हम इतने लोग क्यों डरें? वीरू, ज्यादा शेखी मत बघार। सुना है वह बकरी वाला भूत ताकतवर आदमियों को भी नहीं छोड़ता।
चलो भी, मैं तो सबसे आगे उससे लड़ने जाऊंगा। दादाजी ने सबको डांटा। चुप रहो सब, ये भूत कहीं से भी आ सकता है, अगर किसी को उठा ले गया तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। सब लोग शांत हो गए और सतर्क होकर चारों तरफ देखने लगे। जल्द ही सब गुफा में पहुंच गए। बाहर भारी बर्फबारी थी, गुफा के अंदर भी हड्डी जमा देने वाली ठंड थी। सब कंप कंपाने लगे। तभी चंदन चिल्लाया, वीरू, वीरू कहाँ गया? सबने देखा, वीरू वहां नहीं था। अभी तो वो यहीं बैठा था। पता नहीं, हवा इतनी तेज चल रही थी, ध्यान ही नहीं गया। ये तो बुरा हुआ, जरूर उसे बकरी वाला भूत उठा ले गया। बुधन काका के मन में एक बुरा ख्याल आया। दिल तेजी से धड़कने लगा। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ बुधन, कुछ गड़बड़ है क्या? रामलाल, अगर वीरू मर गया तो ठीक है, पर अगर उस बकरी ने उसे खा लिया तो अंधेरा होने से पहले ही वह पूरी तरह हत्यारा राक्षस बन जाएगा। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब सोचने का समय नहीं, जाकर लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, वरना हम ठंड से ही मर जाएंगे। दादाजी और चंदन लकड़ी लेने बाहर गए। तभी वीरू चलता हुआ गुफा में वापस आया। सब उसे सही सलामत देखकर हैरान रह गए। वीरू, कहां चला गया था तू? हमें लगा तुझे भूत खा गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस बाथरूम जाना था तो थोड़ी दूर चला गया था। हिम्मत भी है तेरी, डर नहीं लगा उस जानवर से? बोलते बोलते वीरू की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। तभी दादाजी और चंदन लकड़ी लेकर लौट आए। वीरू को देखकर हैरान होकर पूछा, अरे तू कब लौटा? अभी अभी ही तो लौटा हूं। दादाजी ने वीरू की आंखों में गौर से देखा, जैसे कुछ शक हुआ हो। बुधन काका ने इशारा किया और दादाजी बात बदलते हुए बोले, चलो कोई बात नहीं, जल्दी आग जलाओ, ठंड लग रही है। आग जलते ही सब उसके पास बैठ गए, सिवाय वीरू के, जो सबको एक तक देखता रहा। वीरू, यहां खड़ा क्यों है? आग के पास आजा। थोड़ी देर बाद वीरू ने अपने कपड़ों से एक सोने का टुकड़ा निकाला। युवा लड़कों की आंखों में लालच चमक उठा। वीरू, यह सोना तुझे कहां से मिला? रास्ते में एक गुफा दिखी, वहां सोने का ढेर पड़ा था। तुम लोग बहुत आगे निकल गए थे, मुझे डर था कि वह जानवर पीछे आ जाएगा, इसलिए जल्दी लौट आया। यह सुनकर सब उत्साहित हो उठे। इतना सोना तो पूरी जिंदगी के लिए काफी है। याद है ना गुफा कहां है? बर्फ रुकते ही वहां चलकर बाकी सोना भी ले आएंगे। बुधन काका ने बेचैन होते इन लोगों को रोका। जिसे मरने का शौक हो वह जाए, बाहर इतनी बर्फ है। अगर धन कमाना है तो पहले सोचो कि वापस आने की किस्मत भी है या नहीं। यह अचानक मिला धन आफत भी साथ लाता है। अगर जान की बाजी लगानी है तो मैं नहीं रोकूंगा। यह सुनकर सोना लेने की जिद करने वाले दोनों चुप हो गए। वीरू के चेहरे पर एक क्रूर भाव आया। वह ठंडी नजरों से बुधन काका को घूरने लगा। बुधन काका, आपको दौलत नहीं चाहिए तो ठीक है, पर दूसरों को क्यों रोक रहे हो? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। यह सुनकर सब चौंक गए। वीरू की यह हिम्मत देखकर हैरान थे कि वह बुधन काका से बहस कर रहा था। थोड़ी देर चुप्पी के बाद बुधन काका अचानक उठ खड़े हुए। साले, अंत में अपनी पूंछ दिखा ही दी, झूठ बोलकर सबको बहका रहा था। सबने देखा, वीरू की पीठ के पीछे से सचमुच एक राक्षसी पूंछ झलक रही थी। अपनी असलियत पकड़ी जाने पर बकरी वाला भूत गुस्से से भड़क उठा और असली रूप में आ गया। उसने पास बैठे मंगल को पकड़कर एक ही झटके में उसकी गर्दन काट डाली। बुधन काका ने पास पड़ी मशाल उठाई और पूरी ताकत से भूत पर वार किया। बकरी वाला भूत आग से जलकर चीखने लगा। बाकी तीनों ने इसी मौके का फायदा उठाकर बैलगाड़ी से भागना शुरू कर दिया। भूत जल्द ही होश में आ गया। बाहर बर्फ लगातार बढ़ती जा रही थी। दादाजी अपने चाबुक से गाड़ी हाँकते हाँकते थक चुके थे, फिर भी भूत की परछाई बर्फ में तेजी से नजदीक आती जा रही थी। ऐसा नजारा पहले कभी न देखा हो। चंदन का चेहरा डर से पीला पड़ गया, आवाज कांपने लगी। चाचा, और तेज चलाओ, वह भूत लगभग पास आ गया है। मुश्किल है, बर्फ बहुत गहरी जमी है, अब और तेज नहीं चला सकते। देखते ही देखते भूत बहुत करीब आ गया और गाड़ी ठीक उसी वक्त एक पत्थर में फंस गई। तीनों को अपनी मुसीबत समझ आ गई। पीछे मुड़कर देखा तो भूत गाड़ी के पीछे आ पहुंचा था और एक ही झटके में उसने बैलगाड़ी उलट दी। बुधन काका गाड़ी के नीचे दब गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। दादाजी और चंदन दौड़कर गाड़ी हटाने की कोशिश करने लगे, पर भारी गाड़ी टस से मस नहीं हुई। तुम लोग मेरी परवाह मत करो, जल्दी गांव लौटकर सबको खबर दो, वरना और लोग मारे जाएंगे। नहीं बुधन काका, हम आपको यहां छोड़कर नहीं जा सकते, जल्दी जाओ, देर हुई तो बहुत लोग मारे जाएंगे। मजबूरी में दादाजी ने चंदन का हाथ खींचा और गुफा से बाहर की ओर दौड़ पड़े। तभी भूत ने आगे बढ़कर बुधन काका को कुचल डाला। भागते दोनों को देखकर भूत खून से लथपथ मुंह से भयंकर चीख छोड़ने लगा। भूत को पीछे छूटता देख दादाजी और चंदन ने राहत की सांस ली, पर मौत का साया उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। चाचा, भूत तो पीछे छूट गया, बेफिक्र मत होना, घाटी से निकलते ही नदी में कूद जाना, पानी में वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी योजना पूरी बता भी न पाए थे कि पीछे से उड़ता हुआ एक पेड़ का तना चंदन के आर पार हो गया। दादाजी दुख से टूट गए। भूत से भिड़ने के लिए पलटने ही वाले थे कि चंदन ने आखिरी सांसों के साथ दादाजी की धोती पकड़ ली। चाचा, जल्दी भागो, वरना रात होते होते यह चीज गांव में घुस आई तो कोई नहीं बचेगा। चंदन की दर्द भरी पुकार सुनकर दादाजी होश में आए और जान बचाकर भागने लगे। सूरज ढलने तक थके हारे शरीर को घसीटते हुए वे घर पहुंचे। क्या हुआ रामलाल? वह बकरी शक्तिशाली हो चुकी है, मेरे सिवा बाकी सब मारे गए। मुन्नू को लेकर जल्दी कहीं छिप जाओ। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं अभी सबको खबर करने जाती हूँ। दादी बाहर जाने ही वाली थीं कि दादाजी ने उन्हें रोक लिया। अब जाने की जरूरत नहीं, तुम कहीं मत जाओ।
दादी हैरान होकर देखने लगी और मैं एक तरफ खड़ा डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसी वक्त दादाजी की पीठ के पीछे भी एक लंबी पूंछ झलक रही थी। कहानी के अंत में छोटे चाचा विक्रम ने लोहे की छड़ी हाथ में लेकर बकरी वाले भूत का सामना किया, ताकि मुझे और दादी को भागने का समय मिल सके। भूत ने एक ही वार में उन्हें मार डाला। गांव के मुखिया को जब पूरी बात पता चली तो उन्होंने गांव के शिकारियों को इकट्ठा कर घात लगाई और आखिरकार अनगिनत बुराइयां करने वाला वह बकरी वाला भूत तीरों की बौछार से मार गिराया गया। अगर आपको अपना नाम हमारी कहानी में लाना है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।